यह अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। उसी तरह से अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन या परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब ये हम देखते हैं कि यह एंगल जो है यहां से यह अभिलंब से दूर मुड़ गया है। अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर मुड़ गया है। अभिलंब से दूर मुड़ने के कारण यह जो एंगल बना रहा है ये अपने जगह पर होना चाहिए, अपने जगह पे नहीं होकर के आगे मुड़ गया। अब हर एक माध्यम का अपना गुण होता है कि उस माध्यम में ये इस माध्यम के इसके सघनता पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा घना है। जितना ज्यादा घना होगा उसका अपवर्तित कोण जो होगा, अपवर्तन कोण जो होगा उसका मान उतना अधिक होगा। आपतन कोण के मुकाबले अपवर्तन कोण का मान बढ़ते चला जाएगा। यदि अधिक ये माध्यम हमारा जितना सघन होगा अपवर्तन कोण का मान उतना बढ़ते चला जाएगा। वह आपतन कोण क्रांतिक कोण के केस में हम देखते हैं क्रांतिक कोण हम देखते हैं। क्रांतिक कोण में अपवर्तन ये वैसा आपतन कोण जिसमें अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, अर्थात यह मैक्सिमम कोण, वह अधिकतम कोण, यह हम जितना बढ़ाते जाएंगे अपवर्तित आपतन कोण का मान हम जितना बढ़ाते जाएंगे यहाँ अपवर्तन कोण का मान उतना बढ़ता चला जाएगा। यदि हम ऐसे ये करते तो ये ऐसे जाता, यदि ऐसे करते एक ऐसी समय आएगी जब यह अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यानी वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। वह आपतन कोण जिसके अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण 90 डिग्री आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसका अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो, उस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आते हैं यदि इसको और बढ़ाते रहें, यदि इस एंगल को मानते हैं हम, इस आपतन कोण का मान और बढ़ा देते हैं, इतना कर देते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि यदि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तब तो उसका अपवर्तन यहाँ हो रहा है 90 डिग्री, अभिलंब और इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा था, लेकिन हमने उस आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे कि क्रांतिक कोण से यदि आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो प्रकाश की किरण अपवर्तित नहीं होकर परावर्तित हो जाएगी, यानी पुनः उसी माध्यम में लौट आएगी। तो ऐसे एंगल को, ऐसे आपतन कोण को ऐसे केस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राप्त होता है, यानी अपवर्तन न होकर के पुनः ये परावर्तन की घटना यहाँ परिलक्षित होने लगती है और इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में हम देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के केस में हम देखेंगे कि सिंपल यदि इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे कि वह आपतन कोण जिसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, वह आपतन कोण, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री होना,
लेकिन जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं और वह आपतन कोण जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, जिसके लिए अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए, वह आपतन कोण हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन उत्पन्न करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसका प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में ये महत्वपूर्ण भी होता है प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे आप देखते हैं, यदि कोई ग्लास है, ग्लास यदि बीच से चटक गया, यदि कोई ग्लास है, शीशा है, यदि बीच से चटक गया, आप विभिन्न डायरेक्शन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि उसमें उसके बीच का जो दरार है वो चमकता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। ऐसा इसलिए होता है कि कांच के इस सतह के बीच आई दरार में हवा का प्रवेश करना। हवा, जानते हैं कि हवा क्या है? हवा एक विरल माध्यम है। किसके मुकाबले? कांच के मुकाबले कांच सघन है, हवा विरल है। तो जब विरल माध्यम में हवा में जब लाइट प्रवेश करती है और हम विभिन्न डायरेक्शन से जब उसको देखते हैं तो वो चमकने लगता है। ये उदाहरण होता है आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन आवश्यक है। एक, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही हो। और दूसरा इसके लिए आवश्यक तथ्य है कि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। इसका मतलब यह है कि आपतन कोण का मान, क्रांतिक कोण जब तक है तब तक वो मैक्सिमम ये अभिलंब से 90 डिग्री पर परावर्तित होती है। इससे कम है, क्रांतिक कोण से मान कम है, तब तक तो वो अपवर्तित होकर के दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन क्रांतिक कोण से जैसे ही बड़ा कोण बनाएंगे वो परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ये दो कंडीशन आवश्यक है। इस दो कंडीशन में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। यदि ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल होता है, यदि विरल से सघन में जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम कर दे, ये आपतन कोण मैक्सिमम मैंने यहाँ माना था कि ये आपतन कोण मैक्सिमम यहाँ है जो क्रांतिक कोण का निर्माण कर रहा है। यदि इससे नीचे का आपतन कोण बनाएंगे तो उस केस में किसी भी हाल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण हीरे का चमकना। हीरा को एक स्पेशल एंगल से, जैसे कहते हैं हीरे का जरी करना, हीरे को घिसना। हीरा निकालते हैं, हीरा को पहले घिसते हैं एक निश्चित एंगल पर उसको घिस देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है। तो घिसा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन देता है। वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटली प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। प्रकाशिक तंतु एक ऑप्टिकल फाइबर, एक संयंत्र है जो हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज जो इंडोस्कोपी चिकित्सक जो शरीर के अंदर इंडोस्कोपी के माध्यम से जो ऑपरेशन करते हैं उसमें प्रकाशिक तंतु का उपयोग होता है। नेक्स्ट, मृग मरीचिका, जो हम दृष्टि भ्रम जो होता है खासकर रेगिस्तानों में, जो आदमी को पानी परछाई बनने के कारण पानी दिखाई पड़ने लगता है, वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसके आगे हम आते हैं लेंस में। अब देखते हैं, अभी हमने इससे पहले दर्पण पढ़ा था,
दर्पण में 3 तरह के दर्पण, मेनली 2 तरह के दर्पण, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पन। गोलीय दर्पण में भी 2 तरह के दर्पण पढ़े। अब उसी तरह से हम आते हैं लेंस में। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है? चूंकि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, अपवर्तन नहीं होता है। चूंकि एक तरफ कलई किया हुआ होता है, जिधर से प्रकाश आता है पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसलिए दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है, जबकि लेंस में प्रकाश का अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होकर के उसमें अपवर्तन होता है। चूंकि लेंस एक कांच का बना एक युक्ति है जिसमें प्रकाश, और हम जानते हैं कि कांच जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे होकर के प्रकाश एक तरफ से आकर दूसरे तरफ निकल जाती है। हाँ, ये चूंकि माध्यम चेंज होने के कारण प्रकाश के स्पीड चेंज होता है और जिसके कारण वो अपने रास्ते से डेविएट होता है, जिसके कारण वहां परावर्तन की घटना होती है। तो अब हम आते हैं लेंस पर। लेंस मेनली हम देखते हैं, लेंस मेनली 2 तरह के होते हैं। ऐसे होने के लिए कई लेंस होते हैं, लेकिन मूलतः 2 लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस को एक दूसरा नाम भी इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है। कभी कभी क्या करता है, हिंदी में उत्तल न देकर अभिसारी लेंस दे देता है। इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, या इस उत्तल लेंस का कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। यहाँ अवतल लेंस है, अवतल लेंस का दूसरा अपसारी लेंस भी इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसको उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारा मिरर और लेंस दोनों जो होता है कांच का बना होता है। दोनों में अंतर ये है कि दर्पण में केवल एक सतह होते हैं, जिससे और दूसरे सतह पे कलर चढ़ा होता है, कलर किया पेंट किया होता है, जिसके कारण आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर पड़कर और पुनः उसी दिशा में पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसको हम परावर्तन बोलते हैं। जबकि लेंस के केस में इसमें 2 सतह होते हैं। इसमें 2 सतह, गोलीय दर्पण, गोलीय भाग का ही 2 कटा भाग होता है, जिससे लेंस का निर्माण होता है। लेंस में यहाँ हम देख सकते हैं कि यह एक गोला, कोई एक गोला है जिसका ये कटा भाग है। और यह छोर जो है, यह भाग जो है, ये इधर के किसी गोले का भाग है। उसी तरह से इसमें इस अवतल लेंस में देखेंगे तो इसका ये छोर जो है इधर किसी गोले का भाग है और ये छोर इधर किसी गोले का भाग है। इस ढंग से इसके 2 छोर हैं, दोनों छोर अलग अलग गोले का भाग है। और इसको यदि हम ठीक बीचों बीच से एक सीधी रेखा से मिलावे तो कुछ इस ढंग का फिगर बनता है। इसमें लेंस के ठीक बीचों बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा, क्योंकि ये कोई रेखा होती नहीं है, हम मानते हैं उसको पी पोल मानते हैं। ठीक बीचों बीच
के जो भाग हैं उससे खींची गई काल्पनिक रेखा के ठीक मध्य बिंदु को हम पोल मानते हैं, ध्रुव मानते हैं। इस ध्रुव से खींची गई सीधी रेखा को प्रधान अक्ष मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। हम जानते हैं कि इसका यह भाग एक किसी गोले का भाग है, तो गोले का भाग है तो हम जानते हैं कि ये किसी गोले का भाग है तो सर्टेन रूप से उसका कोई वक्रता त्रिज्या होगा, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस और इस सी के ठीक बीच की बिंदु को एफ फोकस बिंदु कहते हैं। इस प्रकार ये सी जो होता है इसको 2f भी लिख सकते हैं। तो इस उत्तल लेंस में एक फोकस इस गोले का भाग होने के कारण एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हुआ, उसी तरह से ये भी एक दूसरा छोर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ यदि मानते हैं तो उसके बीच ये प्रकाशित केंद्र और सी के बीच के ठीक बिंदु को आप एफ मान सकते हैं। चूंकि इसमें 2c और 2f हो गया इसलिए कंफ्यूजन न हो, इसलिए इसको c1 और f1 मानते हैं, तो इसको c2 और f2 मानते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे अवतल लेंस में भी 2 होगा। इस तरह से दर्पण में चूंकि एक ही सतह हुआ करता था, दूसरे सतह को हम कलाई कर देते थे और प्रकाश का अपवर्तन हो जाता था, लेकिन इसमें चूंकि प्रकाश ये एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, इसलिए इसमें प्रकाश की किरण एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ निकल जाएगी। और इसमें चूंकि 2 छोर है इसलिए इसमें 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2 फोकस होंगे, हमको दोनों को क्या करना है। इसमें यदि वस्तु जैसे उसमें उत्तल दर्पण के केस में हुआ करता था कि एकमात्र दोनों के दोनों अवस्था में आपका जो प्रतिबिंब का निर्माण होता था, चाहे वो कहीं पर रखें, प्रकाश दर्पण के पीछे बनता था, प्रतिबिंब का निर्माण होता था। वैसे ही जैसे उत्तल दर्पण वैसे ही अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस ये दोनों में समान रूप से फिगर का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। जैसे वहां अवतल दर्पण में कई स्थितियों में फिगर का निर्माण अलग अलग साइज में और अलग अलग प्रकृति का होता था, वैसे ही यहाँ हमारा उत्तल लेंस में होगा। जब वस्तु अनंत पर होगा तो अलग फिगर बनेगा, जब फोकस पर होगा अलग बनेगा, जब फोकस के अंदर आ जाएंगे तो अलग फिगर बनेगा। सबकी प्रकृति भी अलग होती है, साइज भी अलग होता है, तो उसको डिटेल से पढ़ने की जरूरत होती है। वैसे ही हम उत्तल लेंस में पढ़ते हैं, विभिन्न स्थितियों में कहाँ कहाँ फिगर बनता है, उसको हम डायग्राम और प्लस चार्ट के माध्यम से उसको पढ़ते हैं कि किस स्थिति में होगा तो फिगर कहाँ बनेगा। प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति, कितना चीज देखते हैं। पहला नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो, मतलब बहुत दूर हो,
जब वस्तु बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण क्या कहाँ होता है। हम जानते हैं कि अनंत से आती किरणें समानांतर होती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरणें आ रही है। अनंत से आती किरणें समानांतर होती है और समानांतर आती किरणें उत्तल लेंस समानांतर आती किरणें उत्तल लेंस से गुजरने के बाद अभिसरित होकर फोकस पर कटती है। सभी किरणें, जितनी भी किरणें आएंगी, अनंत से आती किरणें, जितनी भी समानांतर किरणें आती है, सब के सब अभिसरित होकर फोकस पर कटती है और फोकस पर कटने से ये प्रतिबिंब का निर्माण जो होता है F2 दर्पण, ये लेंस के दूसरी तरफ एक फोकस तो यहाँ भी है, लेकिन ये जो इससे गुजरने के बाद वो टोटल का टोटल अपवर्तित होकर हमारे इस F2 पर कटती है। यानी अनंत पर जो यदि वस्तु होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा वो आपका कहाँ होगा, F2 पर होगा। दूसरा बहुत छोटा होगा, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु मात्र का, यदि कह सकते हैं कि बिंदु मात्र का, बहुत छोटा। और ये जो निर्माण करती है ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वस्तु से बहुत छोटा, बिंदु मात्र का वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इस तरह नेक्स्ट यदि आगे बढ़े नेक्स्ट पोजीशन, अनंत से और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यदि हम वस्तु रख देते हैं, यदि वस्तु अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो, वक्रता त्रिज्या के बीच हो, तो यहाँ से आती किरणें एक तो आपका प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है जो ऐसे निकल जाती है, और दूसरी किरणें जो निकलती है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद कटती है, और इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण C2 के सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, यानी दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद यानी उसके आगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे आपके प्रतिबिंब का निर्माण करती है। यह वस्तु के आकार से छोटा होता है, वस्तु के आकार से छोटा बनाता है, वास्तविक बनाता है। ये वस्तु इस तरफ घुमा हुआ है और ये आपका कट जो रहा है नीचे तरफ कट रहा है, यानी उल्टा बनाता है। तीसरी स्थिति, जब आपकी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ जाए, जब आपकी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 पर आ जाए, तो
एक तो आपका प्रकाशिक बिंदु से होकर गुजरेगा और दूसरा यहाँ से अभिसरित होकर के C2 पर कटती है। इस तरह से आपका प्रतिबिंब का निर्माण C2 पर होता है, जो वस्तु के आकार के बराबर होता है, सेम साइज का होता है। जितना बड़ा वस्तु है उतने ही बड़ी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। नेक्स्ट आते हैं C1 और F1 के बीच वस्तु। C1 एवं F1 के बीच, जब C1 और F1 के बीच यदि वस्तु आ जाती है अब एक तो प्रकाशिक के अंदर होते हुए गुजरेगी और दूसरी आपको पैरेलल लाइन यहाँ जाएगी। यहाँ से अभिसरित होकर हम देख रहे हैं हर एक स्थिति में कि जैसे जैसे वस्तु आपका क्लोजर आ रहा है, इस लेंस के क्लोजर आ रहा है, वैसे वैसे आकार में बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा, प्रतिबिंब का निर्माण जो हो रहा है सबसे पहले कहाँ हो रहा था? सबसे पहले F2 पर हो रहा था, उसके बाद कहाँ हुआ है? C2 के F2 पर हो रहा था, उसके बाद C2 के आगे हो रहा है, फिर C2 पर, फिर उसके बाद C2 पर हो रहा है। यानी प्रतिबिंब किधर खिसक रहा है? वस्तु खिसक रहा है क्लोजर, और प्रतिबिंब जो है आपका वो किधर खिसक रहा है? वो जो है सो आपका यहाँ पे, जब जैसे ही यहाँ पे चला गया तो प्रतिबिंब आपका दूर खिसकते जा रहा है, प्रतिबिंब आगे बनते जा रहा है। जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ा, C2, C1 और F1 के बीच आया तो प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु का आकार बड़ा होता है, बड़ा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब हम ले आते हैं पोल और F1 के बीच। नहीं, पहले F1 के फोकस पर। यदि वस्तु आपका फोकस पर है, फोकस पर जब वस्तु होगा तो आपका प्रतिबिंब F1 पर जाने के बाद आप देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ से आगे सीधे बढ़ते जा रहा है। ये हमारा जो अपवर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण है, ये समानांतर निकल जाती है। समांतर निकलने के कारण हमारे प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर माना जाता है। तो F1 पर यदि वस्तु हो तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा।
अनंत पर होगा, बहुत बड़ा होगा, बड़ा होगा, साथ में वास्तविक होगा, उल्टा होगा। छठी स्थिति देखते हैं, जब आपका वस्तु इस फोकस और इस प्रकाशित केंद्र के बीच आ जाए, यानी F1 और P के बीच होगा। अब देखते हैं दर्पण के पीछे, लेंस के पीछे यदि फोकस करना है कि पीछे बनना है। बाकी के साथ सभी कर दीजिएगा। अर्थात यहाँ प्रकाश की किरण एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है। दूर होने के कारण वो एक दूसरे को कभी मिलती नहीं है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। कभी नहीं काटने के कारण वो दूसरी तरफ तो कभी प्रतिबिंब का निर्माण कर ही नहीं पाएगा। यदि यहाँ से हम मानते हैं कि पीछे के तरफ जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है, इसको हम यदि पीछे की तरफ खींचे तो कुछ इस तरह से इसका निर्माण होता है, और ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। जहां पे काटती हुई प्रतीत होती है वहां पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात लेंस के उसी तरफ, जिस तरफ वस्तु था उसी तरफ लेंस के उसी तरफ प्रतिबिंब का निर्माण होता है जिस तरफ वस्तु है। कैसा निर्माण होता है? बड़ा निर्माण होता है, साथ में यहाँ काल्पनिक, चूंकि वास्तविक किरण कटती नहीं है, कटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ काल्पनिक। साथ ही ये जो देखिए वस्तु यहाँ था और ऐसा ये सीधा प्रतिबिंब का निर्माण कर रहा है। इस तरह से इन 6 केसेस के को याद रखते हुए प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से आपको इसको ध्यान में रखना है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पूछ देगा कि यदि प्रतिबिंब की स्थिति C2 पर है, C1 पर है, या फिर फोकस पर है, या फिर पोल और फोकस के बीच है, तो कहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कैसा प्रतिबिंब का निर्माण होगा, बड़ा होगा, आकार क्या होगा, वस्तु के आकार से उसका आकार क्या होगा, ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आते हैं, ये उत्तल लेंस का हुआ। इसी तरह से अवतल, जैसे आप देख रहे थे दर्पण में अवतल दर्पण के केस में ये सारे केसेस बन रहे थे, उसी तरह से उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस के केस में ये सारे केसेस बनेंगे। जैसे वहां हम देखे थे कि उत्तल दर्पण में मात्र 2 केस बन रहा था, एक जब फोकस पर है, दूसरा फोकस से बाहर है या फोकस के अंदर है, तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो वही 2 केसेस इसमें अब हम देखेंगे अवतल लेंस में। अवतल लेंस में यदि वस्तु है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, किस तरफ बनेगा, इसको देखते हैं। अवतल लेंस
इसमें देखते हैं, इसमें हमारा वस्तु जब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर जब वस्तु हो तो हम जानते हैं कि अनंत से आती प्रकाशें समानांतर आती है। अब अनंत से आती प्रकाशें समानांतर है, प्रकाश की किरणें समानांतर है। यदि वस्तु अनंत पर है, अनंत से आती प्रकाश की किरणें हम जानते हैं कि समानांतर आती है। समानांतर आने के बाद यह सतह, इसका यह सतह जो है, यह सतह क्या है? अवतल है। अवतल में जैसा हम देखे हैं कि उसमें कन्वर्ज होकर के नेक्स्ट तरफ, यहाँ से अपवर्तित होकर दूसरी तरफ चली जाती थी। ये उत्तल लेंस के केस में। अवतल लेंस के केस में यह डाइवर्ज होकर यह प्रकाश की किरण ऊपर चली जाएगी और ये नीचे की किरण, प्रधान अक्ष के नीचे की किरण डाइवर्ज होकर नीचे की तरफ आ जाएगी। इस ढंग से ये प्रकाश दोनों डाइवर्ज होकर आगे की ओर निकल जाती है। यहां से हम इसको यदि पीछे की तरफ बढ़ावे तो ये सब ये टोटल की टोटल सभी किरणें फोकस पर आकर के मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरह हमारा प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होगा, अनंत पर होगा तो बहुत छोटा होगा, और चूंकि ये कटती नहीं है, कटती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो प्रकृति तो इसका हो जाएगा आभासी, यानी काल्पनिक नहीं, आभासी। बहुत छोटा आकार का, अनंत पर है तो बहुत छोटा आकार का बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। कैसा बनाएगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? F1 पर। उस तरफ, दूसरी तरफ न बनकर उसी तरफ, जिस तरफ वस्तु था उसी तरफ, और F1 पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट केस हम देखते हैं कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, यदि वस्तु यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच हो तो हम जानते हैं कि हमारा यहां से आती किरणें जो होंगी एक प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी, और
यदि फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब C1 के परे, C1 से बाहर परे बनता है, बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये हमारा हो गया दोनों केसों में। ये दोनों केसों में जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है आपके अवतल लेंस में, जैसे आपका उत्तल दर्पण में होता था, वैसे ही इसमें भी दो केसेज हैं। दो केसेज में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ, कैसा और किस स्थिति में बनता है, ये है। आते हैं अब हम दर्पण सूत्र पे जैसे चले थे उसी तरह से लेंस सूत्र पर चलते हैं। लेंस सूत्र देखते हैं कि लेंस सूत्र से कैसे वस्तु की दूरी या वस्तु का ऊंचाई कैसे प्राप्त होता है, उस पर आते हैं। चलिए ठीक है, लेंस सूत्र के लिए फिर से एक वीडियो और आएगा जिसमें हमको लगता है प्रकाश समाप्त हो जाना चाहिए, अभी बहुत सारा चीज बचा हुआ है हालांकि। तो लेंस सूत्र और उसके आगे का चीज अगले वीडियो में आएंगे। चलिए धन्यवाद।